अस्सलाम वालेकुम। ये ज़िंदगी है ज़िंदगी का पार्ट 2 है। काबिल इज़्ज़त समझते हैं एक इंसान, क्यों नहीं मानते। एक जवान आदमी कभी किसी बूढ़े आदमी ने मुझे घर बसाने को ना कहा। मेरे साथ के सब लड़के शादीशुदा और कई बच्चों के बाप थे। मलक अज़मत की भी सुना है शादी हो गई थी। वहीं वलायत में लड़की कोई पाकिस्तानी ही थी और पिछले साल इसके बेटे की पैदाइश की इत्तला आने पर बड़े मलिक साहब ने पूरे गांव में लड्डू बांटे थे। और ये मासी खैरा हर दूसरे तीसरे दिन दुआ कराने आ जाती है। इसका भाई जो रिश्ता लेकर आया था, इधर से भी अभी कोई जवाब नहीं आया। इसे मैं नज़र क्यों नहीं आता? क्या कमी है मुझ में? खुद अगर अपना रिश्ता मांगूं तो सब क्या कहेंगे? मौलवी होकर दूसरों की बेटियों पर नज़र रखता है। हालांकि मैंने खुदा और रसूल के बताए हुए तरीके से शरीयत के मुताबिक निकाह करना चाहता हूँ। कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। अब गर्मी का ज़ोर टूट गया था। सावन की बारिशें गांव में जल थल के लिए खेत पेड़ पौधे हर शय नहाई धोई नज़र आती। हवाओं में एक अजीब सी मस्त खुशबू समा गई। चारों तरफ सावन का धानी आंचल लहराता महसूस होता, मगर मुझ पर जो उदासी और बेजारी की कैफियत छाई थी वो दूर होने में ना आती थी। मस्जिद पाँचवें वक्त जाता, तहज्जुद का एहतमाम भी करता, मगर इबादत से इस वक्त तक दिल मुतमईन रहता जब तक मैं इबादत करता रहता। जैसे ही मसल्ले से उठता, उदासी और जमूद मुझे अपने घेरे में ले लेता। शहर गए भी काफ़ी अरसा हो गया था। तकरीबन 1.5 माह किताबों में लेने की कोशिश की, मगर बेसूद। मासी खैरा और दूसरे औरतें आती रहती और अपने अपने मसाइल का जिक्र करके दुआओं के लिए कहती रहती। मेरा दिल चाहता कि मैं इन्हें कहूँ, मैं कौन सा वली अल्लाह हूँ। मैं खुद तन्हाई के जंगल में भटक रहा हूँ, इसलिए दुआ तो कबूल हुई नहीं। शायद मेरी दुआओं में असर ही नहीं है। अभी मैं ख़ुद को मलामत करने लगता। क्या हो गया था मुझे? आज से पहले कभी इस तरह सोचें मेरे जहन में ना आई थी। आज जबकि गांव के मासूम लोग मुझे नेक परहेजगार मजहबी रहनुमा समझते हैं, तो मैं क्यों इस तरह सोच रहा हूँ? मगर मेरी सोच कोई मज़हब से टकराव तो नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहबानियत की कब इजाज़त दी है? मगर मैं क्या करूं? इस रोज़ भी खूब बारिश हुई। हस्बे मामूल मेरे कमरे की छत जगह जगह से टपक रही थी। फिर बारिश तो रुक गई, मगर छत अभी तक टपक रही थी। ज़ोहर की नमाज का वक्त हो रहा था। मैं मस्जिद जाने के लिए घर से निकला, लेकिन गली के नुक्कड़ पर एक जाने पहचाने चेहरे को देखकर ठटक सा गया। तुम कब आई अज़मत? आगे बढ़ने से पहले मैं सोचकर रुक रहा था। क्या मालूम इतने सालों बाद इसका क्या रवैया हो, मगर वो लपक कर मेरे गले लग गया। आज सुबह ही आया हूँ। तुम तो बहुत मुअज़्ज़ज़ हस्ती बन गए हो। इस गाँव की दाढ़ी की वजह से शायद मैं ना पहचान पाता, मगर इन बच्चों ने तुम्हारी पहचान कराई। इसने गली में खेलते बच्चों की तरफ इशारा किया। वो कदरे सेहतमंद नज़र आ रहा था और रंग मज़ीद साफ़ हो गया था। अज़मत, नमाज का वक्त हो रहा है। नमाज के बाद तुमसे बातें होंगी। या तो तुम मेरे घर में बैठो या फिर मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊंगा। घर में क्यों? मैं तुम्हारे साथ नमाज पढ़ता हूँ, फिर मिलकर बैठेंगे। नमाज से फारिग होकर वो मेरे साथ मेरे कच्चे आंगन में पीपल की छाँव में चारपाई पर बैठा था। क्या बात है यार, भाभी तो शायद पर्दा करती हों, मगर तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? नज़र नहीं आ रही यार। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। मगर क्यों? बकौल अब्बा जी, मैंने बहुत देर से शादी की है, मगर वो 2 बच्चे मेरे भी हैं और गांव में तो जल्दी शादी हो जाती है। फिर तुम अभी तक कंवारे क्यों हो? यार, मौलवी साहब और बीबी जी के बाद मेरा कौन था जो मेरी शादी कराता? आपा कलसूम कराची चली गई। वहाँ से वो मौलवी साहब की वफ़ात के बाद सिर्फ़ एक बार आई थी, फिर नहीं आई। अपने खतूत में वो शादी का लिखती रहती है, मगर मैं कैसे कर लूँ शादी? कौन मेरा रिश्ता लेकर जाए? तुम गांव की किसी बड़ी बूढ़ी से कहते, ताकि वो मुझे आज़ाद ख़याल और बेशरम समझती। क्या मज़ाक है ये अब्दुल खालिक? तुमने शादी करना थी, कोई गलत काम तो नहीं था। फिर तुम बिल्कुल अकेले रहते हो। तन्हाई तो एक अजाब है। मैं अब्बा जी से कहता हूँ, बल्कि बड़ी भाभी से कहता हूँ। ये ख़वातीन का टॉपिक है। तुम्हारी भाभी फ़िज़ा यानी मेरी मिसेस तो गाँव पहली बार आई हैं। वैसे भी भाभी के साथ मिलकर वो दोनों जल्द ही तुम्हारे लिए दुल्हन ढूंढ लेंगी। इस रोज़ अज़मत के जाने के बाद मेरी अजीब सी कैफियत हो गई। समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है मुझे।
मुझे यकीन था अज़मत जल्द ही मेरी शादी करवा देगा। मेरी तन्हाई दूर हो जाएगी। जब घर में आऊँगा तो खाना पहले से तैयार होगा, कपड़े भी धुले हुए मिलेंगे, कोई मेरी सुनने वाला होगा, किसी के लिए मेरी ज़ात अहम होगी। मगर एक अरगवानी शाम में लिए मेरी ज़ात अहम होगी। मगर एक अरगवानी शाम में चांदनी की हलकुरे लेती बालियों के बाले में चमकता चेहरा मेरी याद के उफ़क़ पर नमूदार हो गया। इसने तो शायद मुझे सोचा भी ना होगा, और मैं भी अब इसके मुतल्लिक सोचूंगा भी नहीं। अज़मत को अगर ये कहूँ कि वो मासी खैरा के घर जाए तो शायद इतने साल विलायत में रहने की वजह से वो तो इस बात को महसूस ना करेगा। मगर इसकी भाभी और घर के दूसरे अफराद को पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। फिर पता नहीं इन सोचों का असर था या मौसम का बुखार हो गया, और इस कदर शदीद के बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया। 2 दिन तो नमाज के लिए मस्जिद भी ना जा सका। मौज़िन ने ही नमाज जमात कराई। अज़मत को पता चला तो पहले तो खूब नाराज़ हुआ कि इसे इत्तला क्यों ना दी। फिर घर जाकर अपनी बीवी को ले आया। वो डॉक्टर थी और लंदन में पलने बढ़ने के बावजूद बहुत सादा मिजाज हंसमुख सी लड़की थी। मुझे दवा वगैरह देने के बाद वो अज़मत से मुखातिब करते हुए बोली, इनको दुल्हन ढूंढने का आप कह रहे थे, पहले इनकी पसंद तो पूछें ये क्या चाहते हैं। अरे इस मौलवी ने कुछ कहना होता तो अभी तक शादी कर चुका होता। वो जो भाभी ने 2-3 लड़कियां बताई थी, इनमें से कोई एक बहुत अच्छी सी लड़की सिलेक्ट करके मुझे बताओ। मैं कमज़ोरी के बायस ने डाल सा आंखें बंद किए पड़ा था। अज़मत की बातों से दिल में एक चुभन सी हुई। अज़मत की बीवी गांव की कच्ची गलियों में चलने की आदी ना थी, इसलिए वो गाड़ी में आए थे। इनकी गाड़ी नुक्कड़ पर मासी खैरा के तंदूर के पास खड़ी थी। किसी बच्चे ने पत्थर मारकर गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। मासी खैरा ये बताने आई तो साथ ज़ैनब को ले आई। कहने लगी, मैंने कहा था घर में कोई जनानी तो है नहीं। बड़े मलिक जी की बहू पहली बार हमारे मोहल्ले में आई है। ज़ैनब चाय बना लेगी, दूध मैं ले आती हूँ। लस्सी भी घर में पड़ी थी, मलिक जी के घर से ही आई थी। वो तो पता नहीं ये पिए या ना पिए। और मौलवी जी, हाँ हाँ आप कितने कमज़ोर हो गए, बताया ही नहीं। मैं आंखें बंद किए रहा, क्या फ़ायदा वो सपना देखने का जो अपना ना हो। अज़मत की आवाज़ आई, हाँ मासी चाय ही बनवा दो। फ़िज़ा डॉक्टर है इसलिए इसे लेकर आया हूँ। ये दलिया भी गर्म कर दो, इसे खिलाकर फिर एक खुराक और दवा दे ताकि ये जल्दी से ठीक हो। शायद ज़ैनब चाय बना लाई थी क्योंकि प्यालियों की आवाज़ें आ रही थी। फिर इसकी आवाज़ आई, मलक जी ये दलिया भी गर्म है, आप मौलवी जी को दे दो, ये तो सो रहे हैं। अज़मत और इसकी बीवी दूसरी चारपाई पर बैठे चाय पी रहे थे। मासी खैरा भी पीढ़ी पर बैठी चाय पी रही थी और ज़ैनब प्याला पकड़े इसके पास ही खड़ी थी। मैंने एक नज़र कमरे पर डाली और दोबारा आंख बंद कर ली। उठो खालिक, हिम्मत करो, ये ज़ैनब से प्याला लो और जल्दी से इसे ख़त्म करो। मेरी बेगम बहुत अच्छी डॉक्टर है। वैसे मैं कोशिश करूँगा गांव में जल्द कोई डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल बन जाए और डॉक्टर भी तैनात हो जाए। क्या है यार, हिम्मत करो, उठो। इसने मेरे पास आकर मुझे सहारा देकर उठाया और ज़ैनब के हाथ से प्याला लेकर मुझे थमा दिया। मेरे दिल में लहरें सी उठीं, मगर जवाब क्या देता। मेरा तो बस यही एक ख्याल दिलो दिमाग से टकरा रहा था कि काश ज़ैनब भी मुकम्मल पर्दा करती, ना मैं इसे एक नज़र देखता, ना मेरी ये कैफियत होती। अचानक मेरा जी मतलाया और हाथ में पकड़ा प्याला छूट गया। गरम गरम दलिया बिस्तर और मेरे कपड़ों पर गिरा। अज़मत घबरा गया। फ़िज़ा क्या बात है, अगर कंडीशन सीरियस है तो खालिक को शहर के हस्पताल ले जाते हैं। घबराने की बात नहीं, हम इनको अपने घर ले जाते हैं। यहाँ ये अकेले हैं, कोई देखभाल करने वाला नहीं। कई दिनों से बुखार है, फिर डाइट भी सही नहीं ली इसने, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है। फ़िज़ा की बात मुझे अच्छी ना लगी। भला अपना घर छोड़कर क्यों जाऊँ। मासी खैरा को भी जोश आ गया। नहीं नहीं छोटे मलिक जी, मैं खुद इसका ध्यान रख लूँगी। आगे तो इसने बताया ही नहीं, और इसने ज़ैनब के साथ मिलकर कमरा साफ करना शुरू कर दिया। मुझे अज़मत ने सहारा देकर दूसरी चारपाई पर बिठाया। गंदा बिस्तर मासी ने उठाकर बाहर सहन में चारपाई पर बिठा रखा। चारपाई पर साफ बिस्तर बिछाया। मुझसे पूछकर ट्रंक में से मेरे साफ कपड़े निकाले और कहने लगी, लो पुत्र तुम ये पहन लो तो मैं ये सब धोकर डाल दूंगी। ज़ैनब तू जा घर बकरी का ताज़ा दूध गर्म करके ले आ। मासी क्यों इतनी तकलीफ़ कर रही हो, थोड़ी देर बाद तबीयत संभल जाएगी तो मैं खुद लूँगा। मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ। ना ना पुत्र, तकलीफ़ कैसी, गैर समझते हो।
बीबी जी और फिर बड़े मौलवी जी और कुलसूम बीबी से तुम्हारा ख्याल रखने का वादा किया था, फिर तुम मस्जिद के इमाम हो, मौलवी जी का ख्याल रखना तो वैसे भी सवाब है। मासी ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा। मेरा दिल फिर डूब गया। ये मुझे सिर्फ मौलवी जी ही समझती रहेंगी। अज़मत ने मेरे धुले हुए कपड़े मुझे थमाए। फ़ौरन ये पहनो जब तक हम बाहर बैठे हैं। जब तक मैंने कपड़े बदले ज़ैनब दूध गर्म करके ले आई। मासी बाहर सहन में कपड़े धो रही थीं और फ़िज़ा अज़मत भी बाहर ही थे। अज़मत ने ज़ैनब से कहा वो मुझे दूध का प्याला पकड़ा आए। वो ख़ुद मुझे सहारा देकर उठा रहा था क्योंकि मुझे सख्त कमज़ोरी महसूस हो रही थी। फ़िज़ा कमरे में दाखिल हुई। खालिक भाई, अटेंडेंट तो आपको दोनों बहुत स्मार्ट और ख़ूबसूरत मिले हैं। आपको तो बीमारी अच्छी लगने लगी होगी। लंदन में पलने बढ़ने के बायस वो अपनी राय का बेधड़क इजहार कर रही थी और मुझे अपना चेहरा तपता हुआ महसूस हो रहा था। अज़मत हंसने लगा। भाई, एक खूबसूरत और स्मार्ट बंदा तो तुम्हारी मलकियत में है, जबकि दूसरा। वो एकदम पुरजोश हो गया। ज़बरदस्त आइडिया, जाओ फ़िज़ा मासी को बुलाओ। फ़िज़ा बाहर निकल गई जबकि मासी ज़ैनब कुछ हैरान एक तरफ खड़ी थी। इतने में मासी बोलती हुई कमरे में आई। मौलवी जी, आपके घर में तो वो ही दो ही पानी के घड़े थे जो कपड़े धोने में ख़त्म हो गए। अभी मैं कुएं से पानी ला देती हूँ। और बातों को छोड़ दो मासी, ज़ैनब का रिश्ता कहीं तय कर दिया कि नहीं? अज़मत एकदम बोला तो मासी हैरत से देखने लगी जबकि ज़ैनब बाहर चली गई। क्या मतलब मलक जी? फ़िज़ा ने मासी के कंधों पर हाथ रख दिए। मतलब बहुत आसान है मासी, हम तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांग रहे हैं। अज़मत भी मासी के करीब आ गया। देखो मासी, अब्दुल खालिक तुम्हारे सामने जवान हुआ है, कोई खामी नहीं है इसमें। तुम्हारी ज़ैनब खुश रहेगी। मासी रोने लगी। मैं गरीब बेवा, ना कोई मेरा आगे ना पीछे, एक बेटी ही है बस। अगर मौलवी जी को मंजूर है तो मुझे क्या सोचना। शायद मेरे चेहरे के रंग इतने वाज़िया थे कि फ़िज़ा अज़मत से कहने लगी, खालिक भाई तो 100% राज़ी हैं मासी। अब इसी हफ्ते शादी कर देते हैं। हज़रत ने मुझे गले लगा लिया। अब जल्दी से बुखार का पीछा छोड़ दो। आज हफ्ता है, आने वाले जुम्मे को तुम्हारा निकाह है। क्योंकि मासी ठीक है ना ये दिन? हाँ जी, मेरा बस एक ही भाई है, इसको इत्तला कर दूंगी। और मैंने कौन सी तैयारियां करनी है फिर? अज़मत मलक और इसकी बेगम ने जो थोड़े बहुत शादी के इंतज़ामात करने थे किए और सादगी से जुम्मे के रोज़ नमाज जुम्मा के बाद मेरा निकाह ज़ैनब से हो गया। आपा कुलसूम को अज़मत मलिक ने फ़ोन किया था। वो और कादिर बख्श उम्रे के लिए गए हुए थे। मजीद ने फ़ोन सुना और कहा था कि इनके वापस आने पर इनको बता दूंगा। और ना कोई मेरा रिश्तेदार था ना ज़ैनब का, सिवाय एक मामू के जो शादी से एक दिन पहले आ गया था। मलिक अज़मत ने दोस्ती का हक़ अदा किया, सारे रिश्ते निभाए। और जब ज़ैनब को पहली दफ़ा देखकर मुझे अपनी तन्हाई का एहसास सवा हो गया था। मेरे छोटे से कच्चे पक्के घर में रंगों की बरसात बनकर आ गई। इसकी माँ यानी मासी खैरा को मैं अपने साथ ले आया हूँ। मैं सोचता हूँ कि वाकई अल्लाह का फरमान है कि इंसान बहुत बेसब्रा है। बस इस कदर सही है कि वालदैन की अदद मौजूदगी में मौलवी साहब और फिर अज़मत मलिक ने मुझे तन्हा ना रहने दिया। मैं ही अपने बेसब्रेपन से, अपनी तन्हाई से तंग आकर अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए मायूस हो गया था। अल्लाह मुझे माफ़ करे। जी तो लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये नावल? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा।